हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम उत्पादन के सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्पादन का सिद्धांत क्या है। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। आप और हम जानते हैं कि मांग के सिद्धांत में यह विश्लेषण किया गया जाता है कि एक उपभोक्ता अपने साधनों का किस प्रकार प्रयोग करे कि जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। मांग के सिद्धांत की तरह ही उत्पादन के सिद्धांत का संबंध इस बात का उल्लेख करने से है कि एक फर्म या एक उत्पादन के साधनों का किस प्रकार कुशलतापूर्वक प्रयोग करे जिससे कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। प्रोफेसर फर्ग्यूसन के अनुसार उत्पादन के सिद्धांत का संबंध उस विश्लेषण से है जिसकी सहायता से उत्पादक एक निश्चित उत्पादन तकनीक के आधार पर विभिन्न आगतों का कुशलतापूर्वक इस प्रकार सहयोग करता है कि जिससे उसे एक न्यूनतम लागत पर निश्चित मात्रा में उत्पादन किया जा सके। ये उत्पादन सिद्धांत। इसके साथ साथ ही बात आती है उत्पादन फलन अर्थात प्रोडक्शन ऑफ फंक्शन। उत्पादन फलन किसी वस्तु की उत्पादन की मात्रा तथा उसके उत्पादन के लिए आवश्यक उत्पादन के साधनों के भौतिक अथवा तकनीकी संबंध को बताता है। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो वाटसन के अनुसार एक फर्म के भौतिक उत्पादन तथा उत्पादन के भौतिक साधनों के संबंध को उत्पादन फलन का नाम दिया जाता है। इसी तरह फर्ग्यूसन के शब्दों में उत्पादन फलन वह तालिका है जो उस अधिकतम उत्पादन को प्रकट करती है जिसकी दी हुई तकनीक के द्वारा किसी आगतों के निश्चित समूह द्वारा उत्पादन किया जा सके। तो ये हुई उत्पादन फलन की परिभाषा। अब बात कर रहे हैं हम उत्पादन के नियम, लॉ ऑफ प्रोडक्शन। किसी वस्तु का उत्पादन आगतों की मात्रा तथा उत्पादन तकनीक पर निर्भर करता है। यदि एक उत्पादक उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करना चाहता है तो वह यह परिवर्तन उत्पादन के साधनों या आगतों की मात्रा में परिवर्तन करके प्राप्त कर सकता है। यदि उत्पादक केवल एक ही उत्पादन के साधन में वृद्धि अथवा कमी के द्वारा उत्पादन में परिवर्तन करता है तथा उसके फलस्वरूप उत्पादन के साधनों के मिश्रण का अनुपात बदलता है तो उत्पादन और उत्पादन के साधनों के इस आनुपातिक संबंध को साधन के प्रतिफल का नियम कहते हैं अर्थात लॉ ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर। इसके विपरीत यदि उत्पादक सभी साधनों में समान इसके ठीक विपरीत यदि उत्पादक सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करता है अर्थात उत्पादन साधनों का मिश्रण स्थिर रहता है तो इस स्थिति में उत्पादन और उत्पादन के साधनों के आनुपातिक संबंध को उत्पादन के पैमाने के प्रतिफल का नियम कहते हैं। किसी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए या तो साधनों की मात्रा में वृद्धि करनी होगी या उत्पादन की तकनीक में सुधार करना होगा। मान लीजिए उत्पादन की तकनीक स्थिर रहती है तो उत्पादन की मात्रा में होने वाला परिवर्तन उत्पादन के साधनों की मात्रा पर ही निर्भर करता है। उत्पादन फलन को गणितीय के रूप में हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे y इजिकल टू फंक्शन ऑफ ब्रैकेट के अंदर एल के एस। यहाँ पर y कुल उत्पादन और एल के पूंजी
एस भूमि को बताता है। अब बात कर रहे हैं हम उत्पादन के स्थिर एवं परिवर्तनशील साधन। एक फर्म अपना उत्पादन करने के लिए कई प्रकार के साधनों का प्रयोग करती है। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करने के लिए आगतों की मात्रा में भी परिवर्तन करना पड़ता है। कुछ आगतों की मात्रा में परिवर्तन अल्पकाल में किया जा सकता है, परंतु कुछ आगतों की मात्रा में केवल दीर्घकाल में ही परिवर्तन करना संभव होता है। इस आधार पर आगतों या उत्पादन के साधनों का निम्नलिखित दो भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है। नंबर 1, स्थिर आगत या उत्पादन के साधन। उत्पादन का स्थिर साधन या आगत वह है जिसकी मात्रा में अल्पकाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। स्थिर साधन के कुछ उदाहरण हैं, जैसे प्लांट्स, इमारतें, प्रबंधकीय सेवाएं, कुशल कर्मचारियों की पूर्ति आदि। परिवर्तनशील उत्पादन के साधन। उत्पादन का परिवर्तन साधन वह साधन है जिसकी मात्रा में अल्पकाल में परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तनशील आगत के कुछ उदाहरण, जैसे कच्चा माल, श्रम की सेवाएं आदि। स्थिर तथा परिवर्तनशील आगतों की धारणाओं को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। यदि एक फर्म प्रतिदिन 1000 पुस्तकें छाप रही है और उसे उसकी मात्रा बढ़ाकर 2000 करनी हो तो फर्म क्या करेगी? निश्चय ही इसके लिए अधिक साधनों की आवश्यकता होगी, परंतु अल्पकाल में कुछ साधन जैसे प्रिंटिंग प्रेस, इमारत आदि की मात्रा को बढ़ाया जाना संभव नहीं है। फलस्वरूप पुस्तकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसे फर्म को उन साधनों पर आश्रित होना पड़ेगा जिनकी मात्रा एकदम परिवर्तनशील है, जैसे श्रम, कच्चा माल आदि। इस प्रकार उक्त उदाहरण में प्रिंटिंग प्रेस तथा इमारत स्थिर साधन कहलाएगी, जबकि श्रम तथा कच्चे माल परिवर्तन साधन है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि साधनों की स्थिरता एवं परिवर्तनशीलता समय की अवधि पर निर्भर करती है। समय की अवधि पर निर्भर करती है। अब समय अवधि को कैसे बांटेंगे वो देखते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि आगतों या साधनों की स्थिरता या परिवर्तनशीलता उस समय अवधि पर निर्भर करती है जिसके अंतर्गत उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन के अनुसार आगतों की मात्रा में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। अर्थशास्त्री इस समयावधि को निम्नलिखित दो भागों में बांटते हैं। नंबर 1 अल्पकाल, नंबर 2 दीर्घकाल। तो अल्पकाल की बात करें तो क्या होगा? अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें उत्पादन का कम से कम एक या एक से कुछ अधिक साधन या आगत स्थिर होते हैं तथा बाकी के साधन परिवर्तनशील होते हैं। कहने का तात्पर्य हुआ, अतएव अल्पकाल में परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में परिवर्तन के द्वारा ही उत्पादन की मात्रा में वृद्धि की जा सकती है। अन्य शब्दों में अल्पकाल में परिवर्तनशील तथा स्थिर दोनों प्रकार के ही साधन या आगत होते हैं। अतएव यदि उत्पादक अल्पकाल में उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं तो वह ऐसा मौजूदा प्लांट्स या मशीन और औजारों के साथ कच्चे माल तथा श्रम की अधिक मात्रा का प्रयोग करके ही कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि वे अल्पकाल में उत्पादन में कमी करना चाहते हैं तो वे कच्चे माल की कम मात्रा तथा कम श्रमों में प्रयोग करके कर सकते हैं, परंतु वह कारखाने की इमारत या प्लांट को तुरंत खत्म नहीं कर सकते, चाहे अल्पकाल में उनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाए। अल्पकाल में उत्पादन फलन एक फर्म के लिए चयन करने की सीमित मात्रा को व्यक्त करता है, क्योंकि उत्पादन के कुछ साधन स्थिर तथा कुछ परिवर्तनशील होते हैं। अतः अल्पकाल में फर्म उन आगतों के विभिन्न संयोगों के बीच रुचि रखती है जिनमें परिवर्तन लाया जा सकता है, अर्थात
उसकी रुचि परिवर्तनशील साधनों और उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादन से होती है। संक्षेप में बात करें तो अल्पकालीन उत्पादन फलन यह व्यक्त करता है कि निश्चित स्थिर साधनों के साथ परिवर्तन साधनों में परिवर्तन करके उत्पादन में कैसे परिवर्तन होता है। अल्पकाल में आगतों तथा उत्पादों के बीच संबंध का अध्ययन घटते बढ़ते अनुपात के नियम के अधीन किया जाता है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं, ठीक है, आगे अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है।